बहुत समय पहले रामनगर में राजू नाम का एक गरीब किसान मजदूर रहता था। वह खेती से होने वाली कमाई से अपना घर चलाता था। ऐसे ही एक दिन आज खेत का सारा काम खत्म हो जाएगा। पता नहीं कल मुझे कहाँ से और क्या काम मिलेगा। अच्छा सुनीता, सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम खाना परोस दो। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद और कितने दिनों तक बिना काम के रहेंगे? ऐसे तो जल्द ही पैसे खत्म हो जाएंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके काम ढूंढना होगा। सही कहा, हाथ चलेगा तो ही घर चल पाएगा। किंतु देखा जाए तो इस गांव के अलावा खेती का काम कहीं नहीं मिलेगा। अगली फसल आने तक 6 महीने इंतजार करना होगा, पर उतना इंतजार नहीं कर सकते। इसीलिए हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। इसलिए तो आपसे कह रही हूँ कि शहर में जाकर काम ढूंढ लो। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तुम यही रहना, मैं अकेले जाकर काम खोजूंगा। लेकिन आपके शहर जाते ही काम कौन देगा? अच्छा, याद आया, वहाँ हमारे एक रिश्तेदार हैं, धर्मवीर चाचा। आप वहाँ जाकर उनसे मिल लीजिए। हो सकता है कि वे आपको काम दिलाने में सहायता करें। सही कहा, धर्मवीर चाचा अवश्य सहायता करेंगे काम दिलाने में, क्योंकि पिछली बार जब वे दीपावली पर अपने घर आए थे तो उन्होंने मुझे शहर आने के लिए कहा था। मैं कल सुबह होते ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन राजू सुबह होते ही धर्मवीर चाचा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। धर्मवीर चाचा मुझे बहुत पसंद करते हैं। जब पिछली बार मुझसे मिले थे तो कहा था, शहर आ जाओ, अच्छी नौकरी दिला दूंगा तुम्हें। इसलिए वे जरूर ही मुझे काम दिला देंगे। दरअसल धर्मवीर एक बहुत ही धनी आदमी था। उसके पास काफी धन और संपत्ति थी। वह ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। देखो श्याम, तुम ऐसे समय समय पर ब्याज भरते रहोगे तो तुम्हें जितना कर्ज चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सेठ जी, आप 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज लेते हो। मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। इस बार कर्ज पर ब्याज के रूप में मैं आपको 100 रुपए पर 5 रुपए ही दे पाऊंगा सेठ जी। क्या कहा? ब्याज कम कर दो? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो रहने दो, पर ब्याज कम करने की बात मत करना। अगर मैं तुम्हें कर्ज पर ब्याज कम कर दूं तो कल से यहाँ लाइन लग जाएगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सेठ जी, आप ऐसे नाराज मत होइए। अच्छा चलो ठीक है, जैसा आपने कहा, मैं मूलधन पर ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह लीजिए, आपने जमीन के कागज गिरवी रखने के लिए मांगे थे। अब हुई ना बात, अब यह लो पूरे 40,000 रुपए। जैसे ही महीना खत्म हो ब्याज भर देना। तो बताओ श्याम, तुम्हें पैसे मिले या नहीं ब्याज कम करने की बात के बाद? बात तो मैंने कर ली, लेकिन वह माना ही नहीं। उसने कहा कि चाहिए तो ले लो, नहीं तो वापस चले जाओ। अपने दूध के व्यापार में ज्यादा लाभ कमा सकूं, इसीलिए 3 गाय खरीदने की सोच रहा हूं। नहीं तो मैं इस घमंडी सेठ का चेहरा भी न देखूं। ये इतना ज्यादा ब्याज लेता है हमसे, पता नहीं इतने पैसों का क्या करेगा। इसकी तो कोई संतान भी नहीं है। वह सिर्फ हम जैसे लोगों पर ही अकड़ दिखा सकता है और कुछ नहीं। असल में वह अपनी पत्नी से बहुत डरता है। उसे एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है, वरना उसकी पत्नी उसका खाना पीना बंद कर देती है। जब वे लोग ये सब बातें कर रहे थे, तभी वहाँ राजू आ जाता है। सुनिए, यहाँ धर्मवीर जी का घर कहाँ है? हाँ बता दूंगा, पर तुम रामनगर में रहने वाले राजू हो ना? हाँ, तुमने सही कहा। और तुम शायद श्याम हो ना? हाँ, श्याम में ही हूँ। तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए? बचपन में बहुत सालों पहले देखा था और अब जाकर तुम्हें फिर से देखा है। सच में बहुत सालों बाद मुलाकात हुई। तुम यहाँ कैसे आए?
क्या किसी काम से आए हो? मैं काम करने नहीं, बल्कि काम ढूंढने आया हूं। खेत का काम बंद हो गया है, इसलिए शहर में काम की तलाश में आया हूं। मेरे चाचा धर्मवीर यहीं रहते हैं, तो मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। अच्छा, हाँ, धर्मवीर तुम्हारे चाचा जी हैं ना? ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन मेरा घर पास में ही है। तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। इसके बाद राजू सीधे धर्मवीर के घर जाता है। राम राम चाचा जी, आप कैसे हैं? राम राम राजू। अच्छा राजू, ये बताओ तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? अरे चाचा जी, वही खेत का काम बंद हो गया है ना। आपने कहा था कि जब शहर आऊंगा तो आप काम दिलवाओगे, इसीलिए सोचा कि यहीं थोड़ा रुककर कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूं। अच्छा, ये बात है, लेकिन अभी तुरंत काम कैसे मिल सकता है? मेरी नजर में फिलहाल कोई काम नहीं है। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम भोजन कर लो और थोड़ा आराम कर लो। राजू के आने के बाद धर्मवीर अपनी पत्नी को बताता है। क्यों जी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या वह हमारे घर में रहकर ही काम ढूंढेगा? इतना खाना कौन बनाएगा? वैसे भी ऐसे लोग हमारे घर पर नहीं रह सकते। उसे जाने के लिए कह दो। जरा धीरे बोलो सीमा, अगर वह सुन लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अब जब वह यहाँ पर आ ही गया है तो उसे 2 दिन तो रहने ही देते हैं। बाद में काम न मिलने का बहाना बनाकर उसे भगा देंगे। 2 दिन से 1 घंटा भी ज्यादा हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अभी से कह देती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले उसे खाना तो दे दो। वह बहुत दूर से पैदल चलकर आया है। वो देखो, वहाँ 2 रोटियां पड़ी हैं। उन्हें उठाकर उसके मुंह पर मारो और उसे कहो कि घर के बाहर जो झोपड़ी है, आज रात वहीं रुके। इस घर में वह बिल्कुल भी नहीं सोएगा। इसके बाद धर्मवीर रोटियां ले जाकर राजू को खाने के लिए देता है। राजू, ये लो रोटी खाकर आज रात तुम बाहर झोपड़ी में सो जाना। कल सुबह हम बात करेंगे। राजू जैसे ही रोटियां हाथ में पकड़ता है, अरे, इन रोटियों से कैसी बदबू आ रही है। लगता है कि ये बासी हैं, शायद कल की बनी हुई होंगी। अगर मैं इन्हें खाऊंगा तो बीमार पड़ सकता हूँ। अच्छा होगा कि मैं इन्हें बाहर फेंक दूं। वह रोटियों को फेंककर गोपाल झोपड़ी में जाकर सोने की तैयारी करने लगता है। अरे बाप रे, यहाँ कितने मच्छर हैं। लगता है इस झोपड़ी की कई दिनों से सफाई भी नहीं हुई है। इतना बड़ा घर होने के बावजूद क्या मेरे सोने के लिए एक भी कमरा नहीं है जो मुझे यहाँ भेज दिया गया? मैंने तो चाचा जी को अपने घर में पूरा मान सम्मान दिया था। शायद आज मेरा पहला दिन होने की वजह से मेरे अचानक आने पर उन्हें समझ नहीं आया होगा कि मुझे कौन सा कमरा देना चाहिए और कौन सा नहीं। हो सकता है इसी कारण उन्होंने ऐसा किया हो। यह सोचते हुए वह उस रात सो जाता है। फिर अगली सुबह उठकर वह धर्मवीर के पास जाता है। अरे चाचा जी, पता है कल रात मैं ठीक से सो ही नहीं पाया था। मच्छरों ने बहुत बुरी तरह काटा। अच्छा, तो अब तुझे मेरी शिकायत करनी है? रहने के लिए जगह दी, वही बहुत है। अब तुझे यहीं रहना होगा। अरे चाचा जी, आप तो बुरा मान गए। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। अरे अच्छा, चलो ये सब छोड़ो। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कुछ खाने के लिए है क्या? है ना, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटियां बनाई हैं, इन्हें खा लो। हाँ, ये रोटियां तो सच में बहुत अच्छी है। कल रात तो मुझे आप लोगों ने बासी रोटियां दे दी थी। बदबू की वजह से मैं उनको खा ही नहीं पाया, तो मैंने उनको बाहर फेंक दी थी। हाँ, बोलो, तो क्या अब तुम्हारे लिए 56 भोग बनाऊं? चुपचाप खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। अरे चाची जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे लगा कि शायद आपने गलती से मुझे वो बासी रोटियां दे दी थी। इस तरह से जितने भी दिन राजू रुका था, उसे ठीक से खाना नहीं दिया गया था। ऊपर से उसे सोने के लिए ठीक से जगह भी नहीं दी गई थी। मेरा यहाँ रहना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तो ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे मैं चला जाऊं और यहाँ न रुक पाऊं। मुझे जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए।
अरे राजू, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? देखो, वहां टोकरी में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। इन्हें नदी में जाकर धो लो और धूप में सुखाकर वापस ले आना। ठीक है चाचा जी, मैं अभी जाता हूँ। जल्दी आना, वापस आकर तुझे घर का सामान भी लेकर आना है। राजू नदी पर कपड़े धोकर उन्हें वापस ले आता है। उसके बाद किराने की दुकान पर जाकर घर के लिए राशन का सामान भी खरीद ले आता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाने के बाद धर्मवीर ने राजू को बुलाकर कहा, देखो राजू, मैंने कई लोगों से तुम्हारे बारे में बात की, लेकिन पूरे शहर में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं मिला। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम फिलहाल रामनगर लौट जाओ। जैसे ही मुझे तुम्हारे लिए कोई काम मिलेगा, मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। अभी के लिए तुम रामनगर के लिए निकल जाओ। ठीक है चाचा जी, अब मैं रामनगर के लिए निकलता हूँ। मैं कितनी उम्मीद लेकर आपके पास आया था कि आप मुझे काम दिलाएंगे, लेकिन अब समझ आ गया कि गांव में कहीं गई आपकी सारी बातें झूठी थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरा इतना अपमान करेंगे। अब यहाँ कोई नहीं है जो मुझे शहर में काम दिला सके। बेहतर यही होगा कि मैं अपने गांव लौट जाऊं। यह सोचते हुए वह अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे श्याम मिल जाता है। क्या हुआ? राजू चाचा जी ने कोई काम दिलाया क्या? राजू सारी बातें श्याम को बता देता है। यह सब मेरे साथ हुआ, जबकि मैं उनके पास कितनी उम्मीद लेकर गया था। लेकिन चाचा जी ने सच में मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। मैं पहले से ही उनके बारे में जानता था, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे चाचा जी थे, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्मवीर को कोसता ना हो, समझे? खैर, छोड़ो ये सब। तो क्या तुम वापस रामनगर गांव जा रहे हो? और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। यहाँ बिना किसी काम के भला कौन रोटी देगा? इसलिए मैं वापस गांव ही जा रहा हूँ। देखो भाई, अगर तुम गलत ना समझो तो मैं तुम्हें काम दूंगा। बदले में न सिर्फ पैसे मिलेंगे, बल्कि खाने पीने और रहने का भी अच्छा इंतजाम करवा दूंगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम कल से ही काम पर जा सकते हो। क्या सच में तुम मुझे काम दिलवा दोगे? हाँ, मैंने 4 दिन पहले ही 3 गायें खरीदी हैं। मैं गांव में घर घर जाकर दूध बेचता हूँ। कुछ समय से मैं ग्राहकों को समय पर दूध नहीं दे पा रहा हूँ। अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दिया करूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि सुबह उठकर मेरे साथ गायों का दूध निकालना है और गांव में दूध बेचना है। बस इतना ही, और कुछ नहीं। हाँ, मैं जरूर करूंगा। मुझे सारे रास्ते पूरी तरह से ध्यान है। तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब देर किस बात की? चलो तुरंत घर चलते हैं। इसके बाद राजू श्याम के घर पहुंच जाता है। श्याम सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। जो हो गया सो हो गया, अब उसे छोड़ो और आप दोनों भोजन कर लीजिए। अरे, आज तो आनंद ही आ गया। कई दिनों बाद मुझे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आपको ऐसा ही भोजन मिलेगा भैया। इसे आप अपना ही घर समझिए। उस रात राजू भरपेट भोजन करता है। भोजन करने के बाद श्याम उसे अपने साथ ले जाता है। सुनो भाई, आज से ये कमरा तुम्हारा है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अब आराम से यहीं सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें उठा दूंगा। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर श्याम उधर से चला जाता है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। जितना था उसी में उसने मुझे पूरे सम्मान से भोजन कराया। और दूसरी ओर मेरे सेठ चाचा जी, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी मानो कुछ नहीं, अतिथि को एक सादा भोजन तक नहीं करा सकते। उल्टा उन्होंने मुझे घर का नौकर बनाकर ही रखा था। फिर अगले दिन सुबह होने पर श्याम राजू से कहता है, सुनो भाई, मैं और मेरी पत्नी 2 गाय का दूध निकाल लेंगे और तुम 1 का दूध निकाल लेना। अच्छा राजू, तुम ये दूध के डिब्बे लेकर मेरे साथ चलो। कल से तुम्हें जिन घरों में दूध पहुंचाना होगा वे सभी घर मैं तुम्हें बता देता हूँ।
अब यहाँ से सभी रास्ते अच्छे से याद कर लेना। इस तरह से वह उसे अपने साथ ले जाता है। श्याम अपने ग्राहकों से राजू का परिचय करवाता है। तो पता चला ना कि तुम्हें कहाँ पर और किसे कितना दूध देना है। अब से हर रोज तुम्हें यही काम करना होगा, ठीक है ना भाई? हाँ, मैं जरूर करूंगा। मुझे सारे रास्ते पूरी तरह से ध्यान है। तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसी तरह उस दिन से श्याम और राजू साथ में पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करते थे। फिर ऐसे ही पूरा महीना बीत जाता है। ये लो राजू, तुम्हारे पूरे महीने की कमाई है। अगर तुम चाहो तो इन पैसों को लेकर अपने गांव जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से मिल सकते हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा धन्यवाद किस तरह करूं। जिसे मैंने अपना माना, उसने तो मुझे अपमानित किया, लेकिन तुमने बचपन की दोस्ती को याद रखते हुए मेरी इतनी सहायता की। श्याम, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे बस भी करो ऐसी बातें बोलकर। तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो भाई? अब ये रख लो और अपना काम कर लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने काम में इतनी सहायता की। तुम बहुत अच्छे हो भाई। तूने दोस्ती को याद रखकर काम किया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजू पूरी ईमानदारी से श्याम के साथ काम करता था। उसे जो भी पैसे मिलते वह उन्हें अपने घर भिजवा देता था। इसी तरह 1 साल कब बीत गया राजू को पता भी नहीं चला। एक दिन राजू श्याम से कहता है, चलो श्याम, अब मुझे रामपुर लौट जाना चाहिए। अब खेत का काम शुरू हो गया है, इसलिए मैं यहाँ और काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है राजू, अब तुम जाओ, लेकिन एक बात, अब से जब भी शहर आओगे मेरे पास आना बिल्कुल भी नहीं भूलना। श्याम, मेरे भाई, तुमने दोस्ती निभाते हुए मुझे इतना सम्मान दिया और काम दिया, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस शहर में सिर्फ तुम ही मेरे अपने हो। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है।